नमस्कार। जब जब चुनाव आते हैं तो चुनाव आयोग के बाद सबसे ज्यादा ईवीएम बदनाम होती है। तो आज की वीडियो में हम ईवीएम के पैदा होने से बदनाम होने तक के पूरे 50 साल के सफर की कहानी बताएंगे। लेकिन शुरुआत करते हैं दुनिया के सबसे बड़े टेक्नीशियन में से एक एलन मस्क के उस बयान से जो उन्होंने ईवीएम को लेकर दिया है। एलन मस्क ने कहा है, मैं एक टेक्नोलॉजिस्ट हूँ और कंप्यूटर के बारे में बहुत कुछ जानता हूँ। मैं कंप्यूटर प्रोग्राम पर भरोसा नहीं करूंगा क्योंकि इसे हैक करना बहुत आसान है। बस एक लाइन का कोड जोड़ना होता है, जबकि पेपर बैलेट को हैक करना मुश्किल है। वैसे मस्क की बातों पर इसलिए भी भरोसा होना चाहिए क्योंकि वो दुनिया के सबसे बड़े टेक्नीशियनों में से एक है और उनको पता है कि कैसे ईवीएम हैक हो सकती है या नहीं हो सकती है। वैसे जब भारत में लोकसभा चुनाव खत्म हुए थे तो उसके कुछ महीनों बाद भी उन्होंने इलेक्ट्रॉनिक वोटिंग मशीनों को खत्म करने की अपील की। मस्क ने कहा था कि इन्हें मनुष्यों या AI द्वारा हैक किए जाना जोखिम है। मस्क के बयान के बाद पूर्व केंद्रीय सूचना प्रौद्योगिकी मंत्री राजीव चंद्रशेखर ने सफाई दी। मस्क के बयान को लेकर उन्होंने कहा, यह सामान्य बयान है जिसका अर्थ है कोई भी सुरक्षित डिजिटल हार्डवेयर नहीं बन सकता। एलन मस्क का बयान अमेरिका और अन्य स्थानों पर लागू हो सकता है जहां वो इंटरनेट से जुड़ी वोटिंग मशीन बनाने के लिए नियमित कंप्यूटर प्लेटफॉर्म का उपयोग करते हैं। लेकिन भारतीय ईवीएम कस्टम डिजाइन है और इसके किसी भी नेटवर्क या मीडिया से अलग है। न कोई कनेक्टिविटी, न कोई ब्लूटूथ या वाईफाई। ये फैक्ट्री प्रोग्राम किए जाते हैं जिन्हें फिर से प्रोग्राम नहीं किया जा सकता। तो ये थी पूर्व मंत्री की आशंका और एलन मस्क की आशंका। वैसे पिछले कई सालों से भारत में आशंकाएं चली आ रही हैं और आशंका ही रह गई है। अब तक किसी ने भी ईवीएम को लेकर कोई ठोस कदम नहीं उठाया है, बस गाल ही बजाए हैं। जिसका ताजा उदाहरण पिछले दिनों ही आया जब हरियाणा में चुनाव के नतीजे आए तो फिर से ईवीएम पर सवाल खड़े होने लगे। कांग्रेस ने हरियाणा चुनाव में ईवीएम की गड़बड़ी का दावा करते हुए चुनाव आयोग से शिकायत की है। कांग्रेस नेता पवन खेड़ा ने कहा है कि यह अजीब है कि जिन मशीनों में 99% बैटरी चार्ज रही उन्हीं सीटों पर कांग्रेस उम्मीदवार हारे हैं। वहीं 60 से 70% बैटरी चार्ज वाली मशीन वे हैं जिन पर कांग्रेस के उम्मीदवार जीते हैं। ये आरोप कांग्रेस ने सिर्फ हरियाणा चुनाव में नहीं लगाए बल्कि लोकसभा चुनाव से पहले भी जब 5 राज्यों में चुनाव के नतीजे आए तो कांग्रेस नेता डॉक्टर उदित राज ने कहा कि जरूर ईवीएम में कुछ हुआ है, वरना ऐसे नतीजे की उम्मीद नहीं थी। उस वक्त अखिलेश यादव ने भी ईवीएम पर सवाल खड़े किए थे, जबकि एमपी के पूर्व सीएम कमलनाथ के मीडिया एडवाइजर पीयूष बबेले ने भी लिखा कि पोस्टल बैलेट में कांग्रेस को बहुमत मिल रहा था लेकिन ईवीएम खुलते खुलते ही सीटें कम हो गई। अच्छा, जब पोस्टल बैलेट की बात हो रही है तो हरियाणा चुनाव में भी पोस्टल बैलेट को लेकर सवाल उठे कि 62 सीटों में पोस्टल बैलेट में कांग्रेस आगे थी। ये शुरुआती दौर था, लेकिन जैसे ही ईवीएम खुलनी शुरू हुई और गिनती शुरू हुई तो बीजेपी की सरकार बन गई। खैर, ये आरोप प्रत्यारोप कोई एक दिन का नहीं है, हर बार का यही है। वहीं ईवीएम हैकिंग और छेड़छाड़ के आरोपों की जांच के लिए चुनाव आयोग ने एक बार कमेटी भी बनाई थी जिसने मई 2019 में अपनी रिपोर्ट भी दी थी। लेकिन इस रिपोर्ट में कहा गया कि ईवीएम की हैकिंग या उससे छेड़छाड़ नहीं हो सकती। खैर, चुनाव आयोग ने ठीक ही कहा होगा कि ईवीएम में छेड़छाड़ नहीं हो सकती और सुप्रीम कोर्ट ने भी इस बात को माना है। लेकिन कांग्रेस नेता सैम पित्रोदा के मुताबिक ईवीएम मशीन के साथ जब से वीवीपैट मशीन को जोड़ा गया था तभी से यह समस्या शुरू हुई, क्योंकि वीवीपैट में हार्डवेयर भी होता है और सॉफ्टवेयर भी। वीवीपैट को ईवीएम से जोड़ने के लिए एक स्पेशल कंडक्टर इस्तेमाल किया जाता है जिसे SLU कहते हैं और यही SLU ईवीएम में छेड़छाड़ का डिवाइस है। सैम पित्रोदा की बात को गंभीरता से लेना चाहिए क्योंकि पित्रोदा को भारत की संचार क्रांति का पितामह कहा जाता है, पिता कहा जाता है। वैसे उनका नाम था सत्यनारायण गंगाराम पित्रोदा, लेकिन 1980 के दौरान जब वो अमेरिकी कंपनी में काम करने लगे तो लंबे नाम के चलते वहां के लोगों को उनको बुलाने में दिक्कत होती थी, तो उन्होंने अपना नाम रख लिया या उनके साथ के लोगों ने उनका नाम छोटा कर दिया और रख दिया सैम। तभी से वो सैम पित्रोदा के नाम से फेमस हुए। तो थोड़ा सा सैम की हिस्ट्री भी खंगाल लेते हैं। 1984 में तत्कालीन प्रधानमंत्री इंदिरा गांधी के निमंत्रण पर सैम पित्रोदा भारत लौटे। 1987 में उन्हें प्रधानमंत्री राजीव गांधी का सलाहकार नियुक्त किया गया, जहां उन्होंने टेलीकम्युनिकेशन के क्षेत्र में जोरदार काम किया और देश में पहली बार पीसीओ लाने का काम किया। भारतीय संचार क्रांति के पिता कहे जाने वाले सैम पित्रोदा ने तकनीक के क्षेत्र में कई पेटेंट भी कराए हैं। सैम ने टेलीकम्युनिकेशन और कंप्यूटिंग में जोरदार रिसर्च भी की है। इसके अलावा वो कई विशेषज्ञ कमेटी में अपनी सेवाएं भी दे चुके हैं। यही वजह है कि सैम पित्रोदा के दावे को हल्के में
नहीं लेना चाहिए। इतना ही नहीं, सैम पित्रोदा ने ईवीएम के खिलाफ आंदोलन चलाने तक की अपील की है और कहा है कि ईवीएम से चुनाव के बहिष्कार के विकल्प पर भी विचार करना चाहिए। सैम ने टेलीकम्युनिकेशंस और कंप्यूटिंग में जोरदार रिसर्च भी की है। इसके अलावा वो कई विशेषज्ञ कमेटियों में अपनी सेवाएं भी दे चुके हैं। यही वजह है कि सैम पित्रोदा के दावे को हल्के में नहीं लेना चाहिए। वहीं ये कोई पहली बार नहीं है कि जब ईवीएम पर सवाल उठे हैं। जब भी कोई दल चुनाव हारता है तो उसे सबसे पहले बैलेट पेपर ही याद आता है और वो बैलेट पेपर से वोटिंग कराने की मांग करता है। और बीजेपी भी जब पहले चुनाव हारती थी तो ऐसे ही कांग्रेस की तरह रोना रोती थी, जैसे कांग्रेस आजकल रो रही है। ये कोई पहली बार नहीं है कि जब ईवीएम पर सवाल उठे हैं और बैलेट पेपर से वोटिंग कराने की मांग उठी हो। साल 2009 में बीजेपी के वरिष्ठ नेता लाल कृष्ण आडवाणी ने महाराष्ट्र विधानसभा चुनाव से पहले मांग की थी कि चुनाव ईवीएम से न कराए जाएं, बल्कि बैलेट पेपर से ही हों। इसी साल बीजेपी लगातार दूसरी बार लोकसभा चुनाव हारी थी। वहीं साल 2009 में ही बीजेपी नेता सुब्रमण्यम स्वामी ने यह आरोप लगाया कि कांग्रेस ने 90 ऐसी सीटें जीती हैं जो असंभव थी। स्वामी ने दावा किया था कि ईवीएम के जरिए वोटों का होलसेल फ्रॉड संभव है। अगले साल ही बीजेपी के नेता जीवीएल नरसिम्हा राव ने ईवीएम को लेकर एक किताब भी लिखी थी जिसका नाम था डेमोक्रेसी एट रिस्क, कैन वी ट्रस्ट और इलेक्ट्रॉनिक वोटिंग मशीन। इस किताब को लॉन्च किया था उस वक्त के बीजेपी अध्यक्ष नितिन गडकरी ने। लेकिन जब 2014 में प्रचंड जीत के बाद बीजेपी सत्ता में आई तो इसके बाद से पार्टी ने कभी ईवीएम पर सवाल नहीं उठाए। लेकिन अब दूसरी पार्टियां ईवीएम पर सवाल उठाने लगी हैं और शिकायतों का सिलसिला अब तक जारी है। वैसे ईवीएम में हेराफेरी को लेकर भले ही कितने आरोप लगते हो, लेकिन आज तक कोई प्रमाण सामने नहीं आया है। साल 2017 के जून में केंद्रीय चुनाव आयोग ने सभी दलों को खुला न्योता दिया था, चुनौती दी थी, लेकिन किसी भी दल ने इस चुनौती को स्वीकार नहीं किया। हालांकि इससे ठीक एक महीने पहले मई 2017 में आम आदमी पार्टी के विधायक ने दिल्ली विधानसभा में ईवीएम को छेड़छाड़ किए जाने को लेकर एक डेमो दिया था। दिल्ली विधानसभा में ईवीएम से छेड़छाड़ किए जाने को लेकर एक डेमो भी दिया था। हालांकि चुनाव आयोग ने इस डेमो को खारिज कर दिया, कहा कि ये वो ईवीएम नहीं है जिसका इस्तेमाल चुनाव में होता है। बता दें कि जब से देश में ईवीएम के जरिए चुनाव शुरू हुए हैं तब से अलग अलग राज्यों के 140 से ज्यादा विधानसभा चुनाव कराए जा चुके हैं। इनमें से करीब 33 चुनाव में अब तक कांग्रेस जीती है, जबकि 29 चुनाव बीजेपी ने जीते हैं। वहीं अलग अलग राज्यों में टीएमसी, बीजेडी, आरजेडी, जेडीयू, जेएम, सीपीआईएम, एआईडीएमके और डीएमके जैसे दलों ने भी जीत दर्ज कर अपनी सरकारें बनाई हैं। इसके साथ ही 2004 से 2019 तक 4 बार आम चुनाव भी ईवीएम से हो चुके हैं, जिसमें अब तक 2 चुनाव कांग्रेस जीती है और 2 बीजेपी। इसी ईवीएम के साथ आम आदमी पार्टी दिल्ली में 3 बार और पंजाब में 1 बार जीत हासिल कर चुकी है। समाजवादी पार्टी को 2012 में यूपी में पूर्ण बहुमत मिला था, जबकि बहुजन समाज पार्टी ने 2007 में पूर्ण बहुमत हासिल किया था और तेलंगाना में भी कांग्रेस ने ईवीएम के जरिए ही जीत हासिल की है। चलिए अब ईवीएम का सफर भी जान लेते हैं। वैसे ईवीएम का विचार भारत में करीब 50 साल पहले आया था। तब भारत में पहली बार चुनाव आयोग ने 1977 में सरकारी कंपनी इलेक्ट्रॉनिक कॉर्पोरेशन ऑफ इंडिया यानी ECIL को ईवीएम बनाने का टास्क दिया था और फिर सभी दलों की सहमति से मई 1982 में पहली बार केरल विधानसभा चुनाव ईवीएम से कराए गए। क्योंकि उस समय ईवीएम से चुनाव कराने का कानून नहीं था तो 1990 में एक्ट में संशोधन करके ईवीएम से चुनाव कराने की बात जोड़ी गई। हालांकि कानून बनने के 10 साल बाद भी ईवीएम का इस्तेमाल नहीं हुआ और 1998 में पहली बार मध्य प्रदेश, राजस्थान और दिल्ली की 25 विधानसभा सीटों पर ईवीएम से चुनाव कराए गए। नतीजे अच्छे रहे तो 1999 में 45 लोकसभा सीटों पर भी ईवीएम से वोटिंग कराई गई और इस तरह ईवीएम से चुनाव कराना काफी आसान हो गया। इसके बाद मई 2001 में पहली बार तमिलनाडु, केरल, पुदुचेरी और पश्चिम बंगाल की सभी विधानसभा सीटों पर ईवीएम से वोट डाले गए। 2004 से लोकसभा चुनाव में सभी 543 सीटों पर ईवीएम से वोटिंग हुई और तब से हर चुनाव में सभी सीटों पर ईवीएम से वोट डाले जा रहे हैं। भारत में इस्तेमाल होने वाली ईवीएम को 2 सरकारी कंपनियां बनाती हैं। पहली कंपनी है बेंगलुरु स्थित भारत इलेक्ट्रॉनिक्स लिमिटेड और दूसरी है हैदराबाद स्थित इलेक्ट्रॉनिक्स कॉर्पोरेशन ऑफ इंडिया लिमिटेड। वहीं कई बार ये मुद्दे भी उठे हैं कि अगर अमेरिका और जापान में बैलेट पेपर की व्यवस्था है तो हमें भी वही अपनाना चाहिए। दरअसल भारत समेत दुनिया के 2 दर्जन देशों में ईवीएम के जरिए ही वोट डाले जाते हैं। इनमें नामीबिया, नेपाल, आर्मेनिया, बांग्लादेश, भूटान, ऑस्ट्रेलिया, बेल्जियम, बुल्गारिया, इटली, स्विट्जरलैंड, कनाडा, मैक्सिको, अर्जेंटीना, ब्राजील, चिली, पेरू और वेनेजुएला भी शामिल है।
दरअसल जिस देश में ईवीएम बनी उसी देश में ईवीएम का इस्तेमाल नहीं होता है। अमेरिका के कुछ राज्यों में वोट रिकॉर्डिंग मशीन का इस्तेमाल होता है तो कुछ राज्यों में पेपर ऑडिट ट्रेल मशीन यूज होती है। ये वही अमेरिका है जहां ईवीएम बनी थी, उसका इस्तेमाल भी हुआ लेकिन बाद में उसको रोक दिया गया। जबकि ब्रिटेन में भी हाउस ऑफ कॉमन्स यानी कि निचले सदन के सभी 650 सांसद पेपर बैलेट के जरिए ही चुने जाते हैं। वहीं भारत में वोटिंग प्रक्रिया में ज्यादा पारदर्शिता लाने के मकसद से साल 2010 में वीवीपैट का विचार सामने आया। राजनीतिक दलों से फीडबैक के बाद एक्सपर्ट की कमेटी ने फरवरी 2013 में वीवीपीएटी के डिजाइन को मंजूरी दी। 2013 में नागालैंड के नौकसेन विधानसभा क्षेत्र में सभी 21 मतदान केंद्रों पर पहली बार वीवीपैट का उपयोग किया गया। इसके बाद चुनाव आयोग ने चरणबद्ध तरीके से वीवीपीएटी लगाना शुरू किया। जून 2017 से चुनाव में 100% वीवीपैट का इस्तेमाल होने लगा और 2019 का लोकसभा चुनाव पहला आम चुनाव बन गया जिसमें 100% ईवीएम को वीवीपैट से जोड़ा गया। सुप्रीम कोर्ट में विपक्षी दलों ने अर्जी दी है कि हर निर्वाचन क्षेत्र में 50% ईवीएम और वीवीपीएटी के वोटों को मैच किया जाए, लेकिन चुनाव आयोग ने कहा कि ऐसा किया तो कम से कम 5 दिन लग जाएंगे। इसके बाद सुप्रीम कोर्ट ने हर निर्वाचन क्षेत्र में 5 ईवीएम और वीवीपैट में डाले गए वोटों को मैच कराने का आदेश दिया। चुनाव आयोग के मुताबिक 2017 से 2019 के दौरान 25 शिकायतें आई, जिनकी जांच हुई तो ये सभी शिकायतें झूठी पाई गई। फिलहाल चुनाव में एक मांग ये भी उठ रही है कि ऐसी व्यवस्था की जाए जिसमें वीवीपैट से जो पर्ची निकलती है उसे अलग से रखे एक बॉक्स में वोट के रूप में डाल सके, जो किसी भी इलेक्ट्रॉनिक डिवाइस से जुड़ा ना हो, ताकि विवाद की स्थिति में इन पर्चियों की गिनती की जाए। फिलहाल भारतीय निर्वाचन आयोग और सुप्रीम कोर्ट ने इस मांग को नजरअंदाज किया हुआ है। तो ये थी ईवीएम के सफर की एक जानकारी। नमस्कार।